जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं जनरल साइंस के। टोटल जो है 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 20 जो है जीएस के क्वेश्चन रहते हैं और 20 जो है जीके के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी 20 क्वेश्चन जो है ये जीएस के हैं, फिर जीएस खत्म करने के बाद आपको हम जीके के क्वेश्चन पे डिस्कस करा देंगे। तो अभी क्या कर लेते हैं कि जीएस के एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि दोस्त जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है टेस्ट के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि दोस्त टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेस्ट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम डिस्कशन वाली वीडियो जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कमांड हो जाएगा दोस्त। चलिए अभी क्या कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा ये जीएस का है, जीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा गया है कि जब मान लीजिए कि पानी जम जाता है तो पानी के जमने पे उसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब पानी जमता है तो उस क्या होता है कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? बर्फ में। बर्फ क्या होता है कि पानी के ऊपर क्या होता है कि तैरते रहता है। और तैरता कौन है, किसी चीज के ऊपर तैरता कौन है जिसका डेंसिटी क्या होता है कि कम होता है। तो पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है, मतलब बर्फ का डेंसिटी क्या होगा कि कम होगा, पानी का डेंसिटी ज्यादा होगा। अब पानी जमने के बाद जो है बर्फ में बदलता है, मतलब पानी का घनत्व जो होगा पहले ज्यादा था, लेकिन जमने के बाद उसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए वो ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, तो क्या होगा कि पानी जमने के बाद उसका डेंसिटी जो होता है वो कम हो जाता है। ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि पानी का डेंसिटी क्या होगा कि कम हो जाएगा। ध्यान रखना है ये चीजें। कभी कभी आयतन के बारे में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो आयतन जो होता है वो डेंसिटी यानी घनत्व के उल्टा होता है। या मतलब कहने का मतलब यह है कि घनत्व अगर बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि आयतन जो है घटेगा, और घनत्व अगर क्या होगा कि घट रहा है तो ये समझ लीजिए कि आयतन बढ़ रहा है। ये ध्यान रखिएगा ये चीजें। अगर इसी में आपको कह देता कि आयतन क्या होता तो ये जान लीजिए कि पानी का आयतन बढ़ जाता रहा, लेकिन घनत्व पूछ रहा है तो घनत्व क्या होगा कि घट जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबसे कम घनत्व पानी का घनत्व जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है तो मैक्सिमम घनत्व जो होता है पानी का कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके ऊपर जाने पर या उसके नीचे जाने पर पानी का घनत्व क्या होता है कि कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो टेस्ट में लिए गए थे जनरल साइंस के। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से, कहता है कि निम्नलिखित सामग्रियों में से जो है किसमें जो है ध्वनि जो है सबसे अधिक या तेज यात्रा करता है, ये जानना है। देखिए ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करता है, कोई भी वस्तु जितना ठोस होगा उसमें ध्वनि की यात्रा जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। जो जितना लिक्विड फॉर्म में आते जाएगा, गैसीय फॉर्म में बदलता जाएगा, ध्वनि की जो स्पीड होगी उतना ही कमता चला जाएगा। तो ठोस में सबसे ज्यादा क्या होता है कि ध्वनि यात्रा करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि लोहा हो गया या इस्पात हो गया, इस्पात में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है आपका ध्वनि यात्रा करता है। ठीक है, तो स्टील या इस्पात इसमें मार सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा क्या करेगा कि ध्वनि चलेगी। देखिए कभी कभी आपको पूछ देता है कि मान लीजिए कि ठोस में जो है जैसे इस्पात है तो इस्पात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, या पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है, या हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये पूछ देता है। तो आपको पता ही है कि हवा में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितना होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, या 340 भी दे देगा, 332-40 के आसपास में रेंज में रहता है, लगभग मान के चलते हैं, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो 332 मीटर पर सेकेंड मार सकते हैं ध्वनि का। वायु में, निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, एक बात ध्यान रखिएगा। प्रकाश निर्वात में चलता है लेकिन ध्वनि नहीं चलता है। दूसरी चीजें हम ये जान लेते हैं कि पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो पानी में ध्वनि की चाल जो होती है 1500 मीटर पर सेकेंड लगभग होती है। 1500 मीटर पर सेकेंड उसका चाल होता है पानी में ध्वनि की चाल। अगर ठोस की बातें कर लेते हैं तो ठोस में 5600 से लेकर के जो है 6000 के बीच में प्रति मीटर सेकेंड जो है उसकी ध्वनि की चाल होती है। ठोस में ध्वनि की चाल, ठोस में 5600 से लेकर के 6000 के बीच में। तो ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, हमें ये जानना है। देखिए रॉकेट दो तरह के सिद्धांतों पे काम करती है, एक तो न्यूटन्स के लॉ पे काम करती है, दूसरा जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। लेकिन ऑप्शन पे हमें ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या दिया है उसी चीज को मारेंगे। ऐसा नहीं कि संवेग संरक्षण याद कर रखे हैं तो न्यूटन के लॉ को छोड़ दीजिए, या न्यूटन के लॉ को याद कर रखे हैं तो आप संवेग संरक्षण को छोड़ दीजिए। नहीं, ध्यान रखना है, हम बता देते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए रॉकेट जो होता है ये न्यूटन के, पहले ध्यान लीजिए कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। कि किस पे काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। ध्यान रखना है ये चीजें। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे क्या होता है कि ये रॉकेट जो होता है वो काम करता है, क्योंकि जितनी तेजी से वो ईंधन के धुआं को पीछे छोड़ता है उतना ही धुआं तेजी से जो है आगे की ओर जो है उसको धक्का देता है, रॉकेट आगे बढ़ते चला जाता है। इस पे काम करती है। दूसरा चीज जान लीजिए कि रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किसपे? रैखिक संवेग संरक्षण पे। कोणीय संवेग संरक्षण भी ऑप्शन में रहेगा तो कोणीय संवेग संरक्षण बिल्कुल टिक मत कीजिएगा रैखिक में, क्योंकि क्या होता है कि रॉकेट सीधा जाता है। ठीक है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। तो संवेग संरक्षण में रेखीय देगा, आराम से टिक मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन।
देख लीजिए, ये अगला नंबर क्वेश्चन है। क्या होता है इसमें, क्या दे दिया कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच जो फ्रीक्वेंसी होती है उस ध्वनि को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो ध्वनि होती है उसको मनुष्य सुन सकता है, उसके ऊपर या उसके नीचे जाइएगा तो मनुष्य उसको नहीं सुनता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिएबल रेंज कहते हैं, ऑडिएबल साउंड रेंज कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि श्रव्य ध्वनि सीमा कहते हैं इसको। ठीक है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है ये श्रव्य नाद होता है, इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो है 20,000 से नीचे जो होता है वो इंफ्रासोनिक होता है। क्या इंफ्रासोनिक कहिए उसको। तो वो क्या होता है कि अश्रव्य मतलब कि होता है, मतलब वो भी मनुष्य नहीं सुन पाता है। अपराश्रव्य जो होता है वो जान लीजिए कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चले जाइएगा तो अपराश्रव्य हो जाता है, जो चमगादड़ लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि मान लीजिए कि लोहे में अगर जंग लगता है तो लोहे में जंग लगने के बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा, हमें ये जानना है। इन चारों में से ऑप्शन में से बता दीजिए, अब फटाक से बताइए कि जंग लगने पे लोहा में क्या परिवर्तन होगा। बहुतों लोगों ने ये टिक कर दिया है कि अगर लोहा में जंग लगेगा तो उसका भार में कमी आ जाएगा। सोच लेते हैं कि चलो जंग लग गया है मतलब कि उसमें भार में कमी आता है, नहीं, ये गलत है। जैसे ही लोहा पे जंग लगता है उसका वेट बढ़ जाता है, क्या होता है, भार बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसका वजन क्या होता है कि बढ़ जाता है। कभी कभी ये पूछता है क्वेश्चन कि लोहे में जो जंग लगती है उसमें किस प्रकार की क्रिया होती है, किस तरह की रासायनिक क्रिया होती है, तो वो ऑक्सीकरण क्रिया होती है। क्योंकि लोहा जो होता है, फेरस जो होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है फेरस डाइऑक्साइड बना लेता है, जिसके वजह से उस पर क्या होता है कि आपका भूरा कलर का जो है अक्षय प्राप्त होता है, जो हमें जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो वेट बढ़ जाता है उसका। तो इसको याद रखिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जो गैल्वेनीकरण करते हैं, जस्ता की परत चढ़ा देते हैं, या दूसरे तरह से कहिए कि एनामिल का पेंट होता है तो पेंट उस पर चढ़ा देते हैं ताकि वह क्या करे कि वायु से अभिक्रिया ना करे, फेरस जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे और जंग से बचा हुआ रहे। तो ये सब रहता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि मानव में जो रक्त का पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। देखिए हम लोग याद किए हुए हैं कि मानव में रक्त का जो वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। लेकिन 7.4 जो है आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा, 7 से ऊपर ही मान के चलिएगा कि ब्लड का जो है पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर 7.4 देता है, 7.5 देता है, 7.6 देता है तो आप उसको आराम से टिक मार सकते हैं। 7 से नीचे नहीं जाइएगा, 7 से ऊपर जाइएगा ब्लड का पीएच वैल्यू में। ठीक है, तो 7 से ऊपर में मतलब 7.4 से लेकर के या 7.2 से लेकर के 8 के बीच में उसका क्या होता है कि ब्लड का जो है पीएच वैल्यू होता है। सबके अलग अलग ब्लड का अलग अलग पीएच वैल्यू होता है, ध्यान रखना है। एक रेंज माना गया है कि लगभग 7.4 जो है उसका पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता उसका। तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 7.5 से लेकर के 8 के बीच में क्या होता है कि पीएच वैल्यू उसका होता है। अब ये मत मार दीजिएगा कि 6.5 से लेकर के 7 मतलब कि 7 से अंदर में ही है, लेकिन 7 से ऊपर में जाता है कि आपका ये ब्लड का पीएच वैल्यू जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किसी धातु को अल्ट्रा शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, ये हमें जानना है। देखिए किसी भी धातु को अल्ट्रा जो है शुद्धिकरण अगर करना हो तो किसके द्वारा करेंगे ये जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए उसको जो करते हैं जोन मेल्टिंग के द्वारा करते हैं। क्या, जोन मेल्टिंग के द्वारा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। जोन मेल्टिंग के द्वारा किसी भी धातु का अल्ट्रा शुद्धिकरण किया जाता है। अब जोन मेल्टिंग होता कैसे है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये धातु है, क्या है कि ये धातु है, इसके किसी एक पार्ट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये पिघल करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में आता है, इसी लिक्विड को क्या करता है कि जो बचा हुआ भाग होता है उसी पे क्या करते हैं कि इसको चढ़ा देते हैं। चढ़ा देने से क्या होता है ना कि इस पे जो अशुद्धि होता है वो धीरे क्या होता है कि खत्म हो जाता है, वो भी क्या होता है कि बाहर हो जाता है। और ये जो शुद्ध रूप में पिघला होता है ये एक लेप की तरह काम कर देता है, जिससे गैल्वेनाइजेशन होता है। तो ये क्या होता है कि आपका जो है जोन मेल्टिंग कहलाता है। जोन मेल्टिंग के तहत जो है शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पित्तल जो होता है वो किससे बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये मिश्र धातु से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर हाँ आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ग्रुप डी वाले या एनटीपीसी वाले दोस्त ध्यान में रखना है ये चीजें। पित्तल जो होता है वो जान लीजिए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पिताजी। क्या रखना है, पिताजी। पी से पित्तल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जस्ता हो गया। मतलब कि पिताजी, पित्तल जो होगा वो तांबा और जस्ता का क्या होगा कि मिश्रण होगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा, इससे हमेशा याद रहेगा। पिताजी फादर, ठीक है, तो उससे याद रहेगा। तो आप समझ गए कि किसका किसका होता है, तांबा और जस्ता का क्या होता है कि ये मिश्रण होता है। ध्यान रखना है ये चीजें। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये पित्तल जो होता है सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा।
हाँ, ये देख लीजिए कि कोई भी अगर मान लीजिए कि उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो पृथ्वी से कितना ऊंचाई पे जाकर के उसको सेटल किया जाता है, रखा जाता है, ये हमें जानना है। देखिए कोई भी सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी से कितनी किलोमीटर दूर जाकर के उसको जो है स्टेबल किया जाता है उपग्रह के रूप में, तो वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, कितना 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 36,000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि जब एक बार क्या करता है कि चुंबक दो समान हिस्से में क्या किया जाता है कि बांट दिया जाता है, तो उसमें ध्रुवों की जो संख्या होता है वो कितने टुकड़ों में हो जाती है, ये जानना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, इसमें क्या होता है कि दो पोल होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इसी को क्या करते हैं कि हम तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद क्या होता है कि दो इसका क्या आता है कि पार्ट आ जाता है, तो पार्ट आता है तो इसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होगी हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए मैग्नेट को आप दो भाग में कर दीजिए, समान दो भाग में कर दीजिए, या 4 भाग में कर दीजिए, या 10 भाग में कर दीजिए, उसमें ध्रुवों की संख्या नहीं बदलती है। ध्रुवों की संख्या उसमें 2 ही रहती है, मतलब एक समान बनी रहती है। जो पहले रहती है ध्रुव की संख्या उत्तरी दक्षिण, वही सभी जो है चुंबक के टुकड़ों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव रहेगा। यह नहीं कि पूर्व पश्चिम बन जाएगा, समान ही एक समान ही बना हुआ रहता है, इसको ध्यान रखना है। चाहे 50 टुकड़े क्यों नहीं कर दीजिए, ठीक है, तो एक ही तरह का जो है उसमें ध्रुव बना रहता है, ध्यान रखना है ये चीजें। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि एक ही बना रहता है। एक ही बने का मतलब एक ध्रुव नहीं रहता है, ठीक है, एक ही बने का कहने का मतलब है कि पहले जैसा ही वो बना रहता है उत्तर और दक्षिण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि लेंस जो होता है वो किस से बना होता है, ये जाना है। तो कांच का नाम दे दिया इसमें। अब इस कांच में से किस कांच से क्या होता है कि लेंस बनाया जाता है, हमें ये जानना है। देखिए लेंस जो बनाया जाता है दोस्त, ये पायरेक्स कांच है। किसे, पायरेक्स नहीं, ये फ्लिंट ग्लास से बनाया जाता है। किसे, फ्लिंट ग्लास से आपका क्या होता है कि ये बनता है। ये लेंस जो होता है, लेंस का जो होता है चश्मा उस्मा हो गया, ये सब फ्लिंट ग्लास से बनाया जाता है। ठीक है, बाकी ये पायरेक्स कांच ग्लास जो देख रहे हैं, पायरेक्स ग्लास से क्या बनाया जाता है, तो लेबोरेटरी में आप देखे होइएगा, लैब अगर किए होइएगा तो लैब में देखे होइएगा कि आपका कांच का बोतल रहता है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रखे रहते हैं, तो वो क्या होता है, कांच जो होता है वो पायरेक्स वाली ग्लास से बनता है, इससे। ठीक है, और ये होता है, ये आपका देख ले फ्लिंट ग्लास, इससे क्या होता है कि लेंस बनाई जाती है। बाकी ये थर्ड नंबर आप देख रहे हैं, ये साधारण कांच। ये साधारण कांच क्या होता है कि हमारे जो है सिंपल से बर्तन उर्तन जो इस्तेमाल करते हैं कांच का, वो उसमें यूज किया जाता है। बाकी ये जो देख रहे हैं कलर ग्लास, कलर ग्लास क्या होता है कि बहुत सारे खिड़की उड़की में देखे होइएगा घर के डिजाइन उजाइन कांच देखते होइएगा ना, कि रेड कलर का कांच हो जाता है, या ग्रीन कलर का कांच हो जाता है, या ब्लू कलर का कांच होता है। ये कांचों का क्या करता है कि कलर प्रदान करने के लिए कांच में मिला दिया जाता है, साधारण कांच में। अब फिर उसको जो है कांच क्या होता है कि तैयार किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे कांच के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि क्या है कि एक वस्तु जो क्या होता है कि सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई भी क्या करता है कि रंग को प्रतिबिंबित नहीं करती है, वो किस कलर की दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर वस्तु है सारे कलर को अगर ऑब्जर्व कर लेती है तो वो वस्तु क्या किस कलर की दिखाई देगी। बहुतों ने व्हाइट मार दिया है, जो गलत किया है, व्हाइट नहीं होगा। जान लीजिए कोई भी अगर वस्तु पूरी कलर को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ब्लैक दिखाई देगा। क्या, ब्लैक दिखाई देगा, ध्यान रखना है ये चीजें। इसमें से देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये फोर्थ नंबर होगा, ब्लैक। ब्लैक दिखाई देगा। और कोई भी वस्तु हमें किस कलर की दिखाई देती है, जिस कलर की वस्तु से क्या होता है कि रिफ्लेक्ट आता है, परावर्तित करती है उस कलर को, उसी कलर को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाइट अगर दिख रहा है तो ये व्हाइट कलर को रिफ्लेक्ट करती है, या सारे कलर को रिफ्लेक्ट करती है। तो सारे कलर मिलकर के क्या होता है ना कि 7 रंग जो है मिलकर के व्हाइट कलर बनता है, तो सारे कलर को ये रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि ये आपको क्या होता है कि व्हाइट दिखाई देता है। कोई भी अगर कलर हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है तो वो वस्तु क्या करता है कि ग्रीन कलर को आपको जो है रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है ग्रीन कलर को। इसलिए आपको क्या है कि कोई भी वस्तु आपको ग्रीन दिखाई देता है। तो कोई भी वस्तु आपको जिस कलर की दिखाई देती है वह उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, इसलिए वो वस्तु आपको उस कलर का दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो ब्लैक दिखाई देगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देखिए इसमें दे दिया है कि तारों के दूरियों को जो है किसमें मापी जाती है, ये हमें जानना है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, तो ये ग्रहों की जो है दूरी मापी जाती है, ये चीजें जान लीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर वो नहीं है तो आप जान लीजिए कि इसमें प्रकाश वर्ष से क्या होता है कि तारों की दूरी मापी जाती है। किसे, प्रकाश वर्ष से, लाइट ईयर से।
ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। कभी कभी ये पूछ देता है कि 1 लाइट ईयर बराबर जो है कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर बराबर जो होता है दोस्त 9.46 इंटू 10 टू द पावर जो है 15 मीटर होता है। अब वही किलोमीटर में जाएंगे तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 यानी 12 हो जाएगा। उतना किलोमीटर 1 लाइट बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जिसको हम लोग कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं दोस्त, एक साल में प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी होता है उसको हम जो है प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी का सबसे बड़ी मात्रक इकाई जो होती है मापने वाली वो पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर जो होता है कितना प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर जो होता है वो 3.26 जो है प्रकाश वर्ष बराबर होता है, जो दूरी मेजर करने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है दोस्त एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें से कौन सा जो है प्रोग्रामिंग भाषा है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमें जानना है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्त, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पहचानना है कि कौन है। देखिए कौन नहीं है, अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन नहीं है ये हमें जानना है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से अगर देखा जाए तो देखिए, तो ये तो पहला बेसिक दे दिया, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। C++ दे दिया है, ये भी है, ये है। ये थर्ड नंबर आपका नहीं होगा, क्या BNF, ये क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी जावा जो देख रहे हैं ये जावा भी क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा थर्ड नंबर BNF, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अक्षय संसाधन नहीं है। अक्षय संसाधन कहने का क्या मतलब होता है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है मतलब अनवीकरणीय हमें चुनना है। तो अनवीकरणीय किसको कहते हैं, अनवीकरणीय उसे कहते हैं दोस्त जो एक बार अगर खत्म हो जाए तो उसे दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं है। उसे दोबारा बनाने में लाखों वर्ष हजारों वर्ष लग जाते हैं। उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कौन होता है कि मान लो कि अगर कोई खत्म हो गया तो उसको क्या कर सकते हैं, 1-2 साल के अंदर में हम उसको बना सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन अगर खत्म हो गया तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा उसको बनने में, वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, अगर एक बार अगर खत्म हो गया तो लाखों करोड़ों वर्ष लगता है सबको बनने में। लेकिन मान लीजिए कि अगर लकड़ी है, पेड़ उगा हुआ है, अगर मान लीजिए कि पेड़ गिर गया, लकड़ी खत्म हो गया, तो लकड़ी के लिए आपको संसाधन है, लकड़ी फिर जो है मान लीजिए कि 2-4 साल के बाद हम जो है पौधे जो है उगा सकते हैं, तो वो नवीकरणीय संसाधन है, हम उसको उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो आपको करेक्ट होगा जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है ये हमें जानना है। तो ये फर्स्ट नंबर थोरियम। थोरियम आपका क्या है कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है। थोरियम भी कोयले की तरह होता है, जो एक बार अगर खत्म हो गया संसाधन तो ये दोबारा इसे बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। हाँ देख लीजिए इसमें क्या कह दिया है कि पहला भारतीय जो है उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए आर्यभट्ट जो आपका आर्यभट्ट जो लॉन्च किया गया था इस सैटेलाइट, वो अपना इंडियन सैटेलाइट था, पूरी तरह से इंडिया में ही इसे बनाया गया था। ठीक है, और यह जो 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। भारत में लॉन्च नहीं किया गया था क्योंकि उसमें भारत में लॉन्च पैड था ही नहीं। तो अपने भारत को क्या होता था कि दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो सोवियत संघ पे जो निर्भर थे, सोवियत संघ ने क्या किया था कि इसे लॉन्च पैड से जो है लॉन्च किया था आर्यभट्ट को। तो 1975 में ये बना था, ध्यान रखना है ये चीजें। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 1975 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको कहता है कि संसाधन नवीकरणीय है। नवीकरणीय संसाधन आपको बता ही दिए हैं उससे पहले भी कि नवीकरणीय संसाधन कौन होता है दोस्त, वो होता है जो पुनः बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ये थर्ड नंबर लकड़ी देख लीजिए, लकड़ी क्या है कि नवीकरणीय संसाधन है। एक बार अगर लकड़ी खत्म हो गया तो इसको आराम से बना सकते हैं, लेकिन यूरेनियम हो गया, कोयला हो गया, इस सबको अगर खत्म हो गया तो एक बार हम नहीं बना सकते हैं, बनने में इसको जो है काफी समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि रेडियो गतिविधि किसके द्वारा जो है खोज की गई थी, ये हमें जानना है। देखिए रेडियो गतिविधि कहने का मतलब क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा खोज की गई थी दोस्त, ये किया गया था हेनरी बेकलर के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी बेकलर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 1896 ईस्वी में हेनरी बेकलर के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1903 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जिससे क्या होता है ना, कोई भी पदार्थ है अगर मान लीजिए उससे जो काफी खतरनाक रेडिएशन जो है, किरण जो है ऑटोमेटिक अगर उत्सर्जित होती रहती है तो उसको रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिसके रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब क्या है, उससे जो है खतरनाक जो है रे निकलती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया है कि कोयले में कहता है कि किस
कोयले के किस चट्टान में कहता है कि कोयला कहता है किस चट्टान में पाई जाती है। अच्छा, कोयला किस चट्टान में पाई जाती है ये हमें जाना। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं, कोयला जो होता है ना दोस्त, जान लीजिए ये चीज की अपसादी चट्टान में पाई जाती है। किसमें? अपसादी चट्टान में आपको सबसे ज्यादा जो है कोयले देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें अपसादी चट्टान दिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा? देखिए अपसादी चट्टान जो होता है वो परतदार होता है, लेयर बाय लेयर होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसको परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम उसका परतदार चट्टान है। तो परतदार चट्टान जो होती है उसी से क्या होता है कि कोयले हमें प्राप्त होते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि परतदार चट्टान। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए दोस्त, ये था आपका जो है जीएस के क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है। ये क्या है कि जीके के क्वेश्चन है। जीके के क्वेश्चन यहां से क्या होता है कि शुरू होता है, ठीक है। तो जीएस के 21 क्वेश्चन थे, देख लीजिए हैं। अब यहां से आपका क्या है कि जो बचा हुआ है वो जीके का क्वेश्चन है। तो दोस्त जीके को भी देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो है दिया गया है, जो काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। टेस्ट में भाग लेते रहिएगा, क्योंकि दोस्त आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा ये जो टेस्ट लिया जाता है वो। और सबका पीडीएफ आपको दे ही दिया जाता है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के ले लीजिएगा पीडीएफ। और जो लोग जो है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार ये चीजें कहते हैं, एग्जाम के नजदीक आते ही मुझे पता है कि बहुत लोग जो है एकदम ऐसे तैयारी करेंगे ना जैसे कि एक ही रात में पूरा एग्जाम निकाल देंगे। दोस्त ऐसा नहीं होता है, शुरू से थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा मेहनत किया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन जीके का। ये जीके का देख लीजिए। जीके का ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, हमें ये जानना है, ठीक है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाता है, कभी कभी विश्व के सबसे गहरी झील पूछ देता है, कभी कभी विश्व के मीठे पानी की झील पूछ देता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हाईलाइटेड है। चलिए उसी में से आपको बताते हैं कि विश्व के सबसे बड़ी झील जो है ये कैप्सियन सागर है। कौन है? कैप्सियन सागर, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर, कैप्सियन सागर को विश्व की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। और ये सुप्रिया झील जो देख रहे हैं ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, ठीक है। बैकाल झील जो है ये सबसे गहरी झील मानी जाती है पूरे विश्व की। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर जो होता है वो किन द्वीपों पर है, हमें ये बताना है किन द्वीपों पर स्थित है हिरोशिमा और नागासाकी। पहले तो ये जान लीजिए कि हिरोशिमा और नागासाकी है क्या, अच्छे तरह से जानते होइएगा, क्योंकि परमाणु बम इसी पर गिरा था। तो हाईलाइटेड चीजें हैं, जानते हैं ये चीजें कि हिरोशिमा और जो है नागासाकी जो है ये जापान में है। अब ये जानना है हमें कि हिरोशिमा जो है किस द्वीप पे है और नागासाकी जो है वो किस द्वीप पे है। देखिए हिरोशिमा जो है ये हुंसू जो द्वीप है जापान में उस पे स्थित है। कौन सा? हुंसू। अब उसके बाद जान लीजिए कि नागासाकी जो है ये क्यूशू द्वीप है जापान में, उस पे स्थित है। तो मतलब हिरोशिमा और नागासाकी को अगर देखा जाए तो हुंसी और क्यूशू जो है द्वीप जो है जापान में उस पे स्थित है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हिरोशिमा पर जो है नागासाकी पर जो है परमाणु बम भी अमेरिका ने गिरा दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। कब कब गिरा था, कभी कभी डेट पूछ देता है। हिरोशिमा पर जो गिरा था वो 6 अगस्त 1945 को गिरा था। कब? 6 अगस्त 1945 में क्या हुआ था कि अमेरिका ने क्या किया था कि हिरोशिमा पे बम गिरा दिया था, परमाणु बम। उसके बाद जो है 3 दिन बाद नागासाकी पर, यानी कि 6 अगस्त के बाद जो है 9 अगस्त को 1945 को ही नागासाकी पर भी जो है क्या हुआ था कि परमाणु बम गिरा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है परमाणु बमों का जो है प्रचलन ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे दिया दोस्त? देखिए इसमें कि भारत की आजादी के समय जो कहता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये जानना है, ठीक है। देखिए जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जो था ये कौन था? क्लेमेंट इटली थे। कौन थे? क्लेमेंट इटली, ध्यान रखिएगा। क्लेमेंट इटली मतलब ये इटली साहब थे, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत आजाद हुआ था उस समय। ये जान लीजिए कि क्लेमेंट इटली भारत भी आए थे, आजादी से पहले आए थे। कब आए थे? 1928 ईस्वी में आए थे, जो साइमन कमीशन के हिस्सा भी बने थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि 1905 में सर्वेंट ऑफ जो है इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था वो किसने किया था, ये हमें जाना है। 1905 इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना मतलब आरंभ किसने किया था, ये हमें जाना है। देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। अब क्यों किए थे थोड़ा सा ये जान लीजिए। देखिए इसलिए किए थे क्योंकि भारत में क्या थे, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, गरीब से लेकर के अमीर तक के लोग रहते हैं। उन सभी को एकजुट करने के लिए, आज सभी को शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है, हमें यह जानना है। तो इन चारों में से देखिए बता दीजिए कि संविधान के समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं कि जनसंख्या नियोजन और जो है आपका परिवार नियोजन, ये आपका क्या है कि दोस्त ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। कभी कभी ये पूछ देता है कि समवर्ती सूची को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे जो है समवर्ती सूची में जो है रखा गया है, शिक्षा से लेकर के वन से लेकर के नापतोल से लेकर के बहुत सी चीजें जो है समवर्ती सूची में शामिल की गई थी, ठीक है। तो एक बार क्या कीजिएगा ना दोस्त कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, पीडीएफ में पूरा चीज जो है विस्तार से दिया हुआ है, तो उसको ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य क्या कहता है कि कार्यकाल कितना होता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं उसके कार्यकाल की अगर बात कर लेते हैं तो मात्र 2 साल होता है। कितना? 2 साल होता है, ध्यान रखना है, 2 साल मात्र। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 2 साल संयुक्त राष्ट्र जो है सुरक्षा परिषद की जो होता है कार्यकाल। इसमें क्या होता है ना दोस्त कि जो है 5 सदस्य जो है इसमें क्या होता है कि चुने जाते हैं। इसमें कम से कम इसमें क्या होना होता है कि 2/3 जो है मत इसको लाना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सांसद को भंग करने के लिए कहता है कि कौन सक्षम है। इसमें से किसके पास पावर होता है जो सांसद के भंग कर सकता है, संसद को भंग कर सकता है। देखिए संसद को भंग करने का जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि संसद को भंग अगर करना है तो वो पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है, ठीक है। जो लोकसभा कहते हैं ना, लोकसभा को भंग करने का, संसद मतलब क्या? लोकसभा। वही राज्यसभा की अगर बात कर लेते हैं कि राज्यसभा को भंग करने का जो है पावर किसके पास होता है, तो गलती से राज्यपाल मत मार दीजिएगा, क्योंकि राज्यसभा को भंग करने के लिए किसी के पास पावर नहीं होता है। वो एक क्या होता है कि अस्थायी सदन होता है, किसी के पास पावर नहीं होता उसको भंग करने के लिए। लेकिन लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति के पास जो है पावर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मुद्रा कहता है कि स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा जो है किसने प्रस्तुत किया था, यह जाना है। देखिए यह प्रस्तुत जो परिभाषा किया था वो किया था क्राउमर ने। किसने? क्राउमर ने। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्राउमर ने ही ये परिभाषा प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि सरकार क्या करती है ना कि पुरानी नोटों का क्या है कि मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा का क्या करता है कि प्रचलन शुरू कर देता है। तो वो मुद्रा प्रचलन जो होती है वो क्या कहलाता है, हमें यह जाना है। जो नए पुराने मुद्रा होता है उसको बंद करके नई मुद्रा को चलन करना। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ समय पहले, 2-4 साल पहले, 5 साल 6 साल पहले कहिए कि उन्होंने क्या किया था कि जो है मुद्रा को बंद, पुराने मुद्रा जो थे, पुराने करेंसी नोट जो थे उनको बंद करके एक नए मुद्रा के प्रचलन किया था। तो उसे जो कहते हैं वो डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमोनेटाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन कब किया जाता है ये चीज जान लीजिए, जब अपने गवर्नमेंट को ये चीजें लगता है कि ब्लैक मनी ज्यादा हो गया है, ठीक है, तब उस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाता है, सबको संतुलन करने के लिए, सबको बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए कि सबसे पहले जो है डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो अपने बात कर लेते हैं, ये 1946 में ब्रिटिश शासन के काल में हुआ था। 1946 में पहला जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है। वो ब्रिटिश शासन के तहत जो है ये डिमोनेटाइजेशन किया गया था। उस समय जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय ये जान लीजिए कि 500 के नोट, 1000 के नोट और 10,000 के नोट जो है उस समय बैन कर दिए गए थे, ठीक है, बंद कर दिया गया था डिमोनेटाइजेशन के तहत। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब के, तो नरेंद्र मोदी साहब ने कब किया था डिमोनेटाइजेशन, तो आपको पता ही होगा कि 8 नवंबर 2016 को रात में 8 बजे आकर के बोले थे कि हाँ भाइयों बहनों, अगले दिन से आपका जो पुराने नोट 500 1000 के हैं वो प्रचलन में नहीं होंगे, आपका नोट नहीं चलेगा, जाकर के चेंज करवा लीजिए। तो ये 2016 में उन्होंने ये किया था डिमोनेटाइजेशन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, उस समय जो हुआ था बंद, वो किस तरह के नोटें बंद कर दी गई थी, 500 और 1000 के नोट बंद कर दी गई थी, पता ही है आपको। अब 2000 के नोट जो है जारी कर दिया गया था, अब 2000 के नोट आपको देखने के लिए भी नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, ये जाना है। देखिए कृष्ण क्रांति जो है खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है। किसे? खनिज तेल से। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि खनिज तेल से संबंधित जो है वो कृष्ण क्रांति है। कृष्ण क्रांति का संबंध जो है इससे। अब ये खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित करने का क्या मतलब है? कृष्ण क्रांति का मतलब ये चीज होता है कि देश में अपने तेल के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाइए और दूसरे देश से जो निर्यात कर रहे हैं तेल, उस पर डिपेंड खत्म कर दीजिए, उस पर निर्भरता खत्म कर दीजिए, आयात खत्म कर दीजिए। ये कृषि क्रांति का संबंध इसी से है, ठीक है।
तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए, द्वितीय हरित क्रांति के बारे में कहा जा रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। हरित क्रांति तो हम लोग जानते हैं कि गेहूं के पैदावार से जो है क्या है कि संबंधित है, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति किससे संबंधित है। पहला हरित क्रांति तो आपको समझ गए कि गेहूं के पैदावार से संबंधित है। दूसरा जान लीजिए, दूसरा किससे है, तो दूसरा जो है वो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। किससे? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। इसमें क्या है ये थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे गेहूं के उत्पादन होता है तो गेहूं के उत्पादन में क्या होता है कि खाद, पानी, उर्वरक, ये सब का क्या होता है कि इस्तेमाल करते हैं। तो वो बीज का भी मतलब उन्नत बीज, पानी, उर्वरक, तकनीकी, ये सभी पर क्या हो कि जोर दिया जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और उसमें क्या किया जाए, विकास किया जाए ताकि पैदावार में ज्यादा जो है पैदावार की बढ़ोतरी हो। तो ये दूसरा हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, ये हमें जाना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, उस समय जो लोग थे उसमें बहुतों चीज की पूजा करते थे, बहुतों चीज की। जो आपको जैसे कि मान लीजिए कि पीपल के पेड़ को भी वो उस समय जो है क्या करते थे कि पूजा करते थे। सूर्य देवता को भी पूजा करते थे ना। उसमें सबसे मेन रूप से जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति को पूजा करते थे। किसे? पशुपति को सबसे ज्यादा पूजा करते थे। ध्यान रखना है, ये फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि शिव की भी पूजा करते थे, आराधना करते थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वो कहां की गई थी, ये हमें जाना है। देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी क्या है, हाँ भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी दोस्त वो की गई थी वैशाली में। कहां की गई थी? वैशाली में। ध्यान रखना है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। और बाकी जो आप देख रहे हैं ये सारनाथ में उनका पहला प्रवचन दिया गया था, पहला जो है उपदेश दिया गया था, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया है कि किस मुगल जो है बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, ये जाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, काफी जो है रिपीट किए जाते हैं ये क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, ये जाना है। देखिए औरंगजेब जो था उसे जिंदा पीर कहा जाता था। किसे? औरंगजेब को। ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अब जान लीजिए कि जिंदा पीर आखिर उसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो इस्लाम का सबसे बड़ा कट्टर था, मतलब कट्टरवादी इस्लामी था। ये एक तरह से कहते हैं, इस्लाम का कट्टर नहीं, कट्टर इस्लामी कह सकते हैं, वो था। इसलिए उसे जो है जान लीजिए कि जिंदा पीर कहा जाता है। अब इसके बारे में जान लीजिए कि इसने जो है हिंदू मंदिर को नष्ट करने की नीति शुरुआत भी कर दी थी औरंगजेब जो था। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि जजिया कर जो होता था या तीर्थ यात्रा, उस पर उसने क्या किया था कि फिर से उसको लागू कर दिया था, ठीक है, लोगों पर जजिया कर। तीसरी चीज ये जान लीजिए कि 9वें सिख गुरु जो थे अपने गुरु तेग बहादुर सिंह, उसकी हत्या इसने ही करवा दिया था, मार डाला था इन्होंने। उसके बाद चौथी बात जान लीजिए कि खुद को इसने जो है आलमगीर जो है साबित कर दिया था। ठीक है, ये आपका औरंगजेब जो था। तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहां है, ये हमें बताना है। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो कोलकाता में। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि ईडन गार्डन स्टेडियम जो है उसकी स्थापना जो है 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, 1864 ईस्वी में। ठीक है, ये जान लीजिए कि भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर बात कर लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये तीसरा स्थान रखता है, सबसे बड़े स्टेडियम है। इसकी क्षमता अगर अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 68,000 लगभग 70,000 जो है आसपास है इसकी क्षमता जो है। सो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये दे दिया कि विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक जो है वो लेखक कौन है, ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये कई बार जो है क्वेश्चन आपको रिपीट भी किए जाते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? देखिए विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है ये अपने एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखना है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर। अब विंग्स ऑफ फायर जो है आखिर है क्या, ये जान लीजिए कि विंग्स ऑफ फायर जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम की अपनी जीवनी है। क्या है? अपनी जीवनी है। ये 1999 में क्या हुआ था कि इसे प्रकाशित किया गया था, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि विंग्स ऑफ फायर में जो अपनी जीवनी है वो उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो वो बचपन से 1999 तक के जो भी कष्ट किए, जो भी जो है कष्टों से या जो भी जो कहिए कि
एक तरह से स्ट्रगल करके जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वो सारा चीज इसमें जो है वर्णित है। तो अपने जो है मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को भी जाना जाते हैं। अब्दुल कलाम साहब जो है अपने मुस्लिम जो है क्या थे कि अपने राष्ट्रपति भी थे, और दूसरी चीज है कि राजनीतिज्ञ भी थे, एक बड़े साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है दोस्त, पूछा जाता है ये चीजें। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि द्रौपदी मुर्मू जो है, जो अभी प्रेजेंट में अपने जो है राष्ट्रपति है, वो चुनाव जो है सबसे पहले कौन से चुनाव जीत करके राजनीतिक का अपना करियर शुरुआत की थी, हमें ये जानना है। ठीक है, देखिए द्रौपदी मुर्मू की अगर बात कर लेते हैं तो उन्होंने सबसे पहले जो है शुरुआत किया था पार्षद का चुनाव जीत करके। कौन सा? नगर पार्षद का चुनाव जीत करके उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत किया था। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। कब जीते थे नगर पार्षद, थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो 1997 हाँ 1997 की बात कर लेते हैं। 1997 में रंगपुर है, वहां पे उन्होंने क्या किया था कि नगर पार्षद पंचायत की क्या किया था, चुनाव जीत करके उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, और आज वो जो है देश के अपने राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, देखिए कितने मतलब कि स्ट्रगल करके जो है यहां तक के आए हैं। तो दोस्त मेहनत क्या होता है ना कि रंग लाता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, जो चीज में वक्त लगता है वो कहीं ना कहीं जो है अच्छा होकर के ही निकलता है। इसलिए दोस्त घबराइए मत। अगर कहीं मान लीजिए कि थोड़ा बहुत से अगर रिजल्ट अटक रहा है तो घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, आराम से मेहनत करते रहिए। जरूर एक दिन आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन तो दिया कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है ये कहां है? पोर्ट ब्लेयर में है। कहां? पोर्ट ब्लेयर में है। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि पोर्ट ब्लेयर में है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाई जाती है, किस दिन मनाई जाती है, ये हमें जाना है। तो विश्व एड्स दिवस की अगर बात कर लेते हैं तो 1 दिसंबर को मनाई जाती है। कब? 1 दिसंबर को। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, चलिए तो दोस्त इतने क्वेश्चन क्या थे कि आपके जीके के थे और जीएस के भी बता दिए हैं। तो टोटल इतने क्वेश्चन थे जो टेस्ट में आपके दिए गए थे। ठीक है, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन भी जो टेस्ट एक्टिव है आपका 13 नंबर टेस्ट एक्टिव है। तो जो लोग टेस्ट देते हैं वो जाकर के टेस्ट लगा रहे होंगे। तो दोस्त अगर आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ा देर रुक जाइए, अभी आपको हम बता देते हैं कि आप टेस्ट में कहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन एनटीपीसी या ग्रुप डी का यही पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल क्या कर लेते हैं अब कि इस टेस्ट को जितने भी लोगों ने क्या किया है कि अटेम्प्ट किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं टेस्ट में, उनका हम मार्क्स देख लेते हैं, यानी स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि कौन कितना नंबर लेकर के आए हैं, कौन है जो आज पहले नंबर पे बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं। चलिए दोस्त ये एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से। कौन से? ईआरसीबी सर के नाम से प्ले स्टोर पे आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसी पे क्या होता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो है टेस्ट चलाई जा रही है, जीके जीएस के लिए एकदम बेस्ट आपको टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। डेली अपडेट होते रहता है टेस्ट, एक नया। ये होना है कि पहले से जो है स्टोर रहता है टेस्ट, उसको दीजिए नहीं दोस्त। हम अपने तरीके से एक नया टेस्ट क्या करते हैं कि डेली क्रिएट करते हैं और उसी को टेस्ट जो देते हैं उसी का क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं आपका डिस्कशन करा देते हैं। आज भी आपका क्या है कि टेस्ट 13वां जो है एक्टिव है, उसको दे लीजिए, फिर अगले दिन 14वां एक्टिव कर देंगे, मतलब टेस्ट बना करके अब फिर जो है 15वां करेंगे। इस तरह से टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। तो फटाफट जाइए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आ जा करके क्या कीजिए कि जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के टेस्ट लगाएंगे, जो लोग जो है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं जो एनटीपीसी की टेस्ट लगाएंगे। सबका स्कोर हम यहीं पे दिखा देंगे, प्लस जो है कम्युनिटी टैब में भी आपका जो है टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या कीजिएगा ना कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं जो लोग टेस्ट लगाए हैं। देखिएगा, देख लीजिए ये अपना स्कोर कार्ड है। आज जो है पहले नंबर पे कौन है दोस्त? ये नीतीश कुमार है, जो क्या है कि पहले नंबर पे बने हुए हैं। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये शशि मौर्य है, जो दूसरे नंबर पे बने हुए हैं। तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं रामसेन है, जो तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। ठीक है, चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नीलेश यादव है, जो चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रिंस भाई है। उसका छठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं, छठे नंबर पे ये क्या है कि विश्वामित्रा भाई है, जो क्या है कि छठे नंबर पे बने हुए हैं टेस्ट में। चलिए सातवें नंबर के देख लीजिए, सातवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मणिकांत भाई है, जो सातवें नंबर पे है। आठवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मृत्युंजय कुमार भाई है, जो आठवें नंबर पे बने हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है दोस्त। इसी तरह से क्या कीजिए कि मेहनत किया कीजिए। 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 9वें नंबर पे कौन है कि सुजीत भाई है। उसका 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सचिन कुमार है। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो लक्ष्मण कुमार कानवार है, जो आपका क्या है कि 11वें नंबर पे बने हुए हैं। 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं
तो ये रत्नाकर प्रसाद भाई हैं जो 12वें नंबर पे टेस्ट में बने हुए हैं। चलिए 13वें नंबर पे देख लीजिएगा कौन है अपना कि चंदन कुमार भाई है, उसको 13वें नंबर पे बने हुए हैं। 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुरवेंद्र भाई है जो 14वें नंबर पे बने हुए हैं। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन कुमार है। 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो भगवान कुमार भगवान साहब है जो 16वें नंबर पे बने हुए हैं। 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 17वें नंबर पे ये कमलेश कुमार भाई है। उसके बाद 18वें नंबर पे क्या है कि सुमित भाई है जो 18वें नंबर पे बने हुए हैं। चलिए उसके बाद जो है 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 19वें नंबर देख लीजिएगा। 19वें नंबर पे क्या है कि मिथिलेश कुमार है। उसके बाद 20वें नंबर पे ये फरियाद अंसारी भाई है जो 20वें नंबर पे बने हुए हैं, बहुत अच्छा है। 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बम भाई है जो 21वें नंबर पे है। उसके बाद 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल मुंजे है जो 22वें नंबर पे टेस्ट में बने हुए हैं। उसके बाद 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, 23वें नंबर पे कौन है कि सुशील पाल है। 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सरोज कुमार सिंह है जो 24वें नंबर पे बने हुए हैं, बहुत अच्छा है। चलिए 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, 25वें नंबर पे जो बने हुए हैं ये बबली प्रजापति जो 25वें नंबर पे है। 26वें नंबर पे बात कर लेते हैं तो ये विपुल कुमार है जो 26वें नंबर पे बने हुए हैं। 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो एमके यादव है। उसके बाद 28वें नंबर पे जो आज बने हुए हैं दोस्त, 28वें नंबर पे जो बने हुए हैं विनय हमारे यूपी से है, ठीक है, जो 28वें नंबर पे है। दोस्तों इतने लोगों ने क्या किया है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो टेस्ट हुए हैं, टेस्ट नंबर 12 उस पे क्या किया है कि टेस्ट लगाए हैं, उसी पे जो है इसका स्कोर दिखा दिए। अब चलिए बता देते हैं कि जो लोग नॉन स्टॉप एनटीपीसी का जो टेस्ट दिए हैं उनका मार्क्स देख लेते हैं कि कितना है, ठीक है। तो ये नॉन स्टॉप वालों का है जो एनटीपीसी में जो है टेस्ट लगाए हैं उनका। पहले नंबर पे देख लीजिएगा हरिओम जाटव साहब है। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये कमलेश कुमार है। तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे जो है विनय साहब है जो तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमित कुमार है। 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 5वें नंबर पे कौन है, लक्ष्मण कुमार कानवार है, ठीक है, जो 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो दोस्त ये इतने लोग हैं, लेकिन चलिए ठीक है दोस्त, ध्यान रखिए कि जो आपका टेस्ट है एनटीपीसी नॉन स्टॉप है, ग्रुप डी नॉन स्टॉप, उसी पे क्या होगा कि कंटिन्यू टेस्ट चलेगा। तो दोस्त सभी लोग क्या कीजिएगा कि ज्वाइन हो जाएगा नॉन स्टॉप जो है टेस्ट वाले पे। जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक उस पे जो है टेस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए दोस्त ज्वाइन कर लीजिए, जल्द ही उससे जो उसी पे जो है आपका टेस्ट कंटिन्यू चलता रहेगा। जो लोग ज्वाइन हो रखे हैं बहुत अच्छी चीजें हैं। ये ग्रुप डी वालों का देख लेते हैं। ग्रुप डी में देख लीजिएगा, ग्रुप डी में जो है आपका नॉन स्टॉप में जो टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं वो नंबर 1 पे जो बने हुए हैं मोहम्मद आसिफ है जो नंबर 1 पे बने हुए हैं। उस पर लक्ष्मण कानवार साहब है जो सेकेंड नंबर पे बने हुए हैं। थर्ड नंबर की अगर बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे इंद्रजीत कुमार है। उस पर फोर्थ नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कमलेश कुमार है जो फोर्थ नंबर पे है। 5 नंबर की अगर बात कर लेते हैं 5वें नंबर पे कौन है, फरियाद अंसारी है, ठीक है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, सबका हमने आपको क्या किया कि मार्क्स भी बता दिए हैं और स्कोर भी दिखा दिए हैं। तो दोस्त फटाफट क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि डिस्कशन वीडियो आपको यहीं पे मिलेगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी का वीडियो आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जाकर के टेस्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। अब फिलहाल हमें क्या कीजिए कि दोस्त इजाजत दे दीजिए क्योंकि बहुत टाइम से हम भी प्रवचन दे रहे हैं आपको, तो अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, फिर लेकर के आएंगे एक नए वीडियो एक नए सेट। तब तक जय हिंद दोस्तों।